ऐसी कोई घटना, मतलब एक तो सोसाइटी हमारी कितनी इन्वॉल्व थी किसी बच्चे के लिए कि फलाने का बच्चा है। मोहल्ले के लोग भी ये ध्यान देते थे कि कोई गलत काम। प्रधानमंत्री जी का मैंने एक ट्वीट देखा, उसमें सभी सफल होने वालों को बधाई दिया है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उसमें लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे असफल हो गए हैं वो ये ना समझे कि एक परीक्षा ही उनका जीवन निर्धारित कर सकता है। बेटे जो हैं वो पिछले अभी 2024 में ही वो सेलेक्ट हुए हैं, आईपीएस सेलेक्ट हुए हैं, यूपी कार्डर भी उनको मिल गया है। जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो ज़्यादा हैं, जो सोसाइटी में अन्य तरह के बिजनेस हैं, स्पोर्ट्स है, वो लोग जब आईएएस या आईपीएस बन के आ रहे हैं वो क्लास ये कमरे से क्यों जिले को चलाना चाहते हैं। जो कर्म योगी नाम से मिशन शुरू किया गया है, इसमें क्या है? रियल लाइफ में कम और रियल लाइफ में ज्यादा रह रहे हैं। स्टिग्मा से बाहर आने की जरूरत है क्या? नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा इन्होंने जब अपनी नौकरी की शुरुआत की थी तो उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश हुआ करता था और ये उत्तराखंड के कई प्लेसेस पर रह चुके हैं। इसके साथ ही बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये सेवाएं दे चुके हैं, यानी रूट तक इनकी पहुंच है। और मौजूदा वक्त में ये असिस्टेंट डायरेक्टर उपाम के पद पर हैं, जहां तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी समय समय पर ट्रेनिंग होती है। पीसीएस अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। अलाइड पीसीएस के जो तमाम लोग यहाँ नौकरी पाते हैं उनकी ट्रेनिंग भी इसी जगह पर होती है। ऐसे आईएएस सुनील कुमार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली तो आप गोरखपुर से संबंध रखते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है आज की डेट में। वहाँ जो झील कभी बहुत बेकार स्थिति में, खराब स्थिति में हुआ करती थी, आज वहाँ पर्यटन का बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। वो मैरीन ड्राइव की तरह जो है वो विकसित हुआ है। तो इस नाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गोरखपुर एक समय था जब आप लोग पढ़ाई करते रहे होंगे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपका साइंस बैकग्राउंड रहा पहले, उसके बाद आपने विधि की पढ़ाई की गोरखपुर विश्वविद्यालय से। आपके फादर वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर भी थे। बड़ा उस समय का माहौल बड़ा क्रांतिकारी हुआ करता था, मतलब मार धाड़ से भरा। जी, आप सही कह रहे हैं। बट गोरखपुर का जो संस्कृति रही है, गोरखपुर का जो एक कल्चर रहा है, वो अपने आप में बहुत अनूठा और बहुत ही विशिष्ट रहा है। चूँकि मेरा ये बचपने का शहर है, मैं वहीं पला, वहीं बढ़ा, वहीं से शिक्षा ग्रहण की, तो मुझे आज भी उस जैसा अनूठा शहर कोई नहीं दिखता। जी। और निश्चित तौर पे जो आपने बात करी, मैं बताऊं कि वो गोरखपुर नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय होने के नाते एक बहुत विविधता वाला शहर है। जहाँ हमारा गोरखनाथ मंदिर है, बगल में ही कुशीनगर है, बगल में ही लुम्बिनी है, तो और सीमावर्ती जिला होने के नाते इसकी खसूसियत जो है वो अपने आप में दूसरे तरीके की है। भी जब सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आए हुए हैं और आ चुके हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री जी का मैंने एक ट्वीट देखा, उसमें सभी सफल होने वालों को बधाई दिया है उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उसमें लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे असफल हो गए हैं वो ये ना समझे कि एक परीक्षा ही उनका जीवन निर्धारित कर सकती है। एक परीक्षा में असफल होना जीवन को परिभाषित नहीं करता। जीवन की बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जिन परीक्षाओं को समय, और ये तो कक्षा की परीक्षा है, समय इससे बड़ी परीक्षा लेता। और अगर आप उसको सीखे हुए हैं, उस जीवन के फलसफा को जानते हैं, तो शायद वो जीवन की कठिन से कठिन परीक्षाओं को आप पास कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि परीक्षा का अंक केवल एक अंकीय तथ्य है जो आपके सर्टिफिकेट में रहता है, लेकिन जीवन की बातें, जीवन की प्रेरणा, जीवन को जीने का ढंग, ये कहीं अलग है उस स्कूली पढ़ाई से या उस 99% के अंक से। बेटे जो हैं वो पिछले अभी 2024 में ही वो सेलेक्ट हुए हैं, आईपीएस सेलेक्ट हुए हैं, यूपी कार्डर भी उनको मिल गया है। और जो कहते हैं ना कि वो किस तरह से एवरेज थे पढ़ाई में, 99 वाले थे, क्या थे? जो सम्यक चौधरी जी आपके बेटे हैं, और जो लिस्ट में जब मैं देख रहा था, आपका जब परिचय देख रहा था तो उसमें उनका भी नाम था, तो मुझे ध्यान आया कि लिस्ट में मैंने तो पढ़ा हुआ है कि मतलब जो है
आपके बेटे निश्चित तौर पे उन्होंने 2024 बैच में उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया और उन्हें आईपीएस अवार्ड हुआ और कैडर भी जो है उनका उत्तर प्रदेश मिला है। जहाँ तक उनके स्टूडेंटशिप की बात है, ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट कभी निराश नहीं किया और कभी 99% की मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी एंड 99% से वो बहुत दूर रहा है, बट ही वॉज वेरी फोकस्ड इन हिज सब्जेक्ट, इन हिज ऑब्जेक्टिविटी और फोकस्ड होकर उसने तैयारी की और उसका परिणाम उसके सामने उसको है। लेकिन ये जो आजकल के माँ बाप हैं, एक ये तो चूंकि आपने बताया कि एवरेज स्टूडेंट थे, फोकस थे और अपने लक्ष्य के प्रति और सोसाइटी के प्रति, देश के प्रति वो क्या दे सकते हैं उसके प्रति वो डिवोटेड होकर काम कर रहे थे और इसीलिए उनको सफलता भी मिली। लेकिन सरकारी नौकरी के अलावा भी, जैसे बहुत बच्चे कई बार, ज़रूरी नहीं है कि सभी आईपीएस हो जाएं, सभी आईएएस हो जाएं, सभी पीसीएस हो जाएं, सभी पीपीएस हो जाएं, या प्रोफेसर हो जाएं, या बहुत बड़े टीचर हो जाएं, या डिफेंस सर्विसेज में सभी लोग चले जाएं। ऐसा तो सबके लिए संभव नहीं है। प्रयास ज़रूर करते हैं लोग, करना भी चाहिए, क्योंकि तभी हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा हमारे देश की उन्नति के लिए। लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो ज़्यादा हैं, जो सोसाइटी में अन्य तरह के बिजनेस हैं, स्पोर्ट्स है, या जो और कैरियर ऑप्शंस हैं, उसके प्रति गार्जियन क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, या दे रहे हैं थोड़ी बहुत तो अब जागरूकता बढ़ी है, लेकिन बच्चा असफल हो जाता है तो वो डिमोरलाइज क्यों न हो, उसके डिमोरलाइज न होने के क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं। आज भी जो है वो सरकारी नौकरियों का एक क्रेज़ है। हर व्यक्ति, हर माँ बाप ये चाहता है कि उनका बच्चा किसी भी सरकारी नौकरी में जाए। उसके दो तीन रीज़न हैं कि एक तो वो बहुत सिक्योर होता है, बहुत अपने आप में, आप एक बार नौकरी में आ जाए तो कहावत ये है कि नौकरी से निकालना और भी कठिन चीज़ है। ये बात जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसमें हायर एंड फायर का रूल चलता है कि अगर आप उसके उपयुक्त हैं तो वो आपको रखेगा और अगर उपयुक्त नहीं है तो वो कभी भी आप फायर किए जा सकते हैं। तो एक ये जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो सिक्योरिटी है वो सरकारी नौकरी के साथ है और इसीलिए लोग सरकारी नौकरियों को अभी भी उसका क्रेज है और लोग पहले प्रेफरेंस पे रखते हैं। लेकिन जैसा बातचीत में ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, नवीनता की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी जॉब जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी क्रिएट करता है और उन जॉब को लेने के लिए भी जो हमारा युवा वर्ग है वो जाता है। और अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से युवाओं का सरकारी नौकरी की तरफ से ज़्यादा उनका जो रुझान है वो प्राइवेट की तरफ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर का सपना देखते हैं, अमेरिका का सपना देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ का सपना देखते हैं और ये भी एक समस्या है कि जो अच्छे ब्रेन्स हैं, ब्रेन की समस्या से भी हम गुजर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सरकारी की तरफ लोग रुझान है उनका, लोग जाना चाहते हैं, अब प्राइवेट की तरफ भी जाना शुरू किया है। सरकार भी बहुत संजीदा है और प्राइवेट में भी कई पॉलिसीज़, कई ऐसे रेगुलेशंस हैं जिनका फ़ायदा जो है वो युवाओं को मिलता है, जिनका फ़ायदा रोजगार की तरफ, रोजगार उन्मुख होने की तरफ मिलता है। जो आजकल के ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, खासकर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, खासकर जो बीटेक हैं, एमटेक हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, वो लोग जब आईएएस या आईपीएस बन के आ रहे हैं, वो क्लास ये कमरे से क्यों जिले को चलाना चाहते हैं? कहाँ इसमें देखते हैं, कहाँ कमी रह गई है? देखिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत ही अकाउंटेबल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी है। हम गवर्न होते हैं भारतीय संविधान से और भारतीय संविधान एक वेलफेयर स्टेट की संकल्पना करती है। उस वेलफेयर स्टेट के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उस
कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसा कि हमारे सरकार पॉलिसी बनाती है। तो सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई, और सरकार भी जो पॉलिसी बनाती है वो वेलफेयर स्टेट को सामने रख करके, भारतीय संविधान में जो इंश्राइंड प्रिंसिपल्स हैं उनको सामने रख करके बनाती है, और पीपल एट लार्ज के लिए बनाती है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी पीपल एट लार्ज के लिए वर्क करती है। हाँ, कुछ संस्मरण जैसे आपने बताए, ये ज़रूर ऐसा होता है कि हमको ये लगता है कि साहब ये यथास्थिति होना चाहिए, लेकिन हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स हमसे भी कहीं आगे होते हैं, क्योंकि उनका अनुभव हमसे ज़्यादा होता है, उनकी सोसाइटी पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पे पकड़ ज़्यादा होती है, इसलिए वो कभी इंसिस्ट करते हैं कि साहब इसको इस तरीके से ना कह करके इस तरीके से किया जाए या कहा जाए। और मात्र इस उदाहरण से मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो यथावादी है, या यूँ कहें कि जहाँ पे रुकी है ठहराव है। बिल्कुल ठहराव नहीं है साहब। और हम आज़ादी से लेकर के अब तक जो पड़ाव पार किए हैं उसमें इस ब्यूरोक्रेसी के रेनबो को देखा जा सकता है, और इस ब्यूरोक्रेसी के योगदान को भी देखा जा सकता है। आने वाला समय जो बिल्कुल डिजिटल है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है दुनिया थरथराई हुई है, बहुत सशंकित है कि ये किस तरफ जाएगा। ये हमारे पक्ष में है, हमारे विपक्ष में है। ऐसे में भी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चैलेंज की तरीके से लेकर के और अपने काम को पूरा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे कोई भी ब्यूरोक्रेट अपने कमरे से तो नहीं चला सकता किसी भी ज़िले को, किसी भी पॉलिसीज़ को, किसी भी उसको। और मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करते हैं। और यहीं पे हम इसके सेकंड टर्म पे आएंगे, क्योंकि ये तो एक जो बातें चलती रहती हैं वो रहीं। दूसरी बात अब मैं आऊँगा, ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे बहुत लोग लगता है कि आईएएस बन गए, कई लोग ऐसा सोचते हैं, आईपीएस बन गए, पीसीएस बन गए, या ब्यूरोक्रेसी में आ गए, अब तो साहब मज़े ही मज़े हैं। बिल्कुल। देखिए, अब वो चैलेंजेस नहीं है जो पहले चैलेंजेस थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि पहले कोई चैलेंज नहीं था। हर समय में, हर काल में चैलेंजेस अपने तरीके से रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स उन चैलेंजेस को उससे रूबरू हुए हैं, और उसको चैलेंज को कर करके ये सुंदर सा देश बनाया है। जो आज के चैलेंजेस हैं वो पिछले चैलेंजेस से काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं, क्योंकि हम बिल्कुल डिजिटल हो चुके हैं। बहुत चीज़ें, समाज की मांग है कि हम ट्रांसपेरेंट हों और अकाउंटेबल हों। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट हम कहलाते हैं, तो हमारा काम ही है दूसरों के लिए, लोक के लिए, लोक सेवा। तो लोक सेवा इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है कि जैसे कोई ये सोचे कि अब आईएएस बन गए और पीसीएस बन गए, आईपीएस बन गए तो अब बहुत आराम की ज़िंदगी है। बिल्कुल नहीं साहब। अगर हम जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, जनता के दुख दर्द को हम नहीं पोछेंगे, उनके आंख नहीं पोछेंगे, उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं लाएंगे, तो सिविल सर्वेंट होने का कोई मतलब नहीं है। और इस कमिटमेंट के साथ हर सिविल सर्वेंट वर्क करता है। और इसलिए जो आपने उदाहरण बताया कि रात के लोग 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, 2 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया, निश्चित तौर पे कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई ऐसी घटना होती है, तो हम लोग भी रात भर जाग करके काम करते हैं और उसको अंजाम देते हैं, ताकि लोग खुश रहें, लोगों के ग्रीवांस को हम दूर कर सकें, क्योंकि लोग ही भारत है, और लोग जब सशक्त होंगे तो भारत सशक्त होगा। सुनील सर, मैंने कुछ कठिन क्वेश्चन भी पूछने की तरफ मैं बढ़ा, लेकिन आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देके उसको समझाया। बच्चे भी समझेंगे कि चैलेंजेस केवल पढ़ाई में नहीं होते हैं, पढ़ाई के बाद होते हैं, और ये जो हमारा लाइफ है वो चैलेंज से अगर भरा नहीं है तो फिर इसका टेस्ट खत्म हो जाता है। मुझे ये लगता है कि प्रत्येक ब्यूरोक्रेट जो है इस चैलेंज को स्वीकार करता है, और हम ब्यूरोक्रेट्स ये कहते भी हैं अगर चैलेंज नहीं है तो फिर नौकरी किस बात की। तो ये चैलेंज हम लेते हैं लोगों की खातिर, लोक की खातिर, लोगों की सुविधाओं की खातिर, उसके चेहरे पे मुस्कान लाने की खातिर। अच्छा सुनील सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि काम की बात हो रही है, चैलेंज की बात हो रही है, अभी ये जो कर्मयोगी नाम से मिशन शुरू किया गया है, इसमें क्या है? मिशन कर्मयोगी भारत सरकार का एक बहुत ही उच्च कोटि का और मिशन मोड में चलाया हुआ प्रोग्राम है।
जिसको प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि ट्रेनिंग और सीखना एक किसी बंद कमरे में या किसी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात न रहे। हम जब चाहें जहां से चाहें अपने आप को, अपने ज्ञान का संवर्धन कर सकें, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। इस रूप में मिशन कर्मयोगी को उन्होंने लॉन्च किया और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 लाख कर्मचारी इसके पोर्टल पे पंजीकृत हो चुके हैं। और इस रूप में वो कर्मचारी, वो अधिकारी कहीं से भी अपने आप को, अपने क्षमता का विकास कर सकते हैं। किसी भी तरीके से पोर्टल पे जा कर के किसी भी विषय में अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, अपने ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। और ये जो आज चैलेंज है कि बच्चे ज़्यादातर गलत दिशा में चले जा रहे हैं, रियल लाइफ में कम और रियल लाइफ में ज़्यादा रह रहे हैं, कैसे उससे अपने आप को मैनेज करें? वो निश्चित तौर पे हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। और आपने अच्छा याद दिलाया कि हम लोग अपने समय में विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इस पे डिस्कशन किया करते थे, इस पे निबंध लिखा करते थे। तो ये सवाल जो है वो आज से नहीं है, ये सवाल बहुत पुरातन काल से है। और हर चीज़ के 2 पहलू में दोनों ही चीज़ें हैं। अल्फ्रेड नोबेल साहब ने जब डायनामाइट का आविष्कार किया तो वो कभी समझ नहीं पाए कि इसका इतना विध्वंसक उपयोग होगा, लेकिन हुआ। और इस कारण उन्होंने ये कहा कि साहब, विज्ञान का उपयोग, विज्ञान का प्रयोग जो शांति के लिए करेगा उसको मैं इस तरीके का पुरस्कार दूंगा। तो आज के समय में जो डिजिटल युग है, डिजिटल का दोनों प्रयोग हैं, एक अच्छा है, एक खराब है। और हर स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि उसके अच्छाई के लिए डिजिटल कहाँ तक उपयोगी है। अगर उस उपयोग को वो करता है तो निश्चित तौर पे वो सहायक है, और उस उपयोग से अगर बाहर जाता है तो उसका नुकसान है। और यह सीमा रेखा प्रत्येक को खींचनी पड़ेगी, प्रत्येक पेरेंट्स को भी खींचनी पड़ेगी, प्रत्येक स्टूडेंट को भी खींचनी पड़ेगी कि वो सीमा रेखा कहाँ है, कहाँ तक ये हमको सहायता देगा और कहाँ पे ये जो है हमारा नुकसान करेगा। माता पिता की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरा बेटा, जैसे जो काम मैं खुद नहीं कर पाया वो मेरा बेटा कर दे या मेरी बेटी कर दे। इस स्टिग्मा से बाहर आने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल, इस स्टिग्मा से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। हर बच्चे में अपने तरीके से एक गुण होता है, और बच्चा जिस गुण का हो उस गुण के तरफ अगर विकास किया जाए तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। हमारे सपने अपने थे, हमारे सपने अपने असफल हुए, सफल हुए, ये हमारे अपने थे। हम उस सपने को अपने बच्चे में अगर डाल के देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ अन्याय कर रहे होते हैं, उस मौलिकता का अन्याय कर रहे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर बच्चा अपने आप में मौलिक है, उसको उस मौलिकता के साथ उसको पलने दिया जाए, बढ़ने दिया जाए और खिलने दिया जाए। और अब ये इसी से एक बात और निकल के आ गई, इस बात के बाद हम एंड करेंगे। जो हमने शुरू में एकदम बात की थी कि बच्चे थोड़ी सी मार खा जाने के बाद भाग जाते हैं, सुसाइड तक कर ले रहे हैं बच्चे, उनको क्या कहना चाहेंगे कि ये मार जो है ये प्रसाद है, क्या है? मार मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रसाद है, ये समय के साथ अब बदल गया, बिल्कुल बदल गया, क्योंकि अब मार जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं करता, और इट इज़ नॉट, सभ्य समाज भी ये नहीं चाहता है कि किसी को हिट किया जाए। ये अपने आप में एक खराब बात है। बट जो हम इतना एक्सपेक्टेशंस किए हुए हैं, उस एक्सपेक्टेशंस में कमी लानी होगी। बच्चों का भी एक जीवन है, बच्चों की भी अपनी एक मौलिकता है, वो कितना प्रेशर सहें। और निश्चित तौर पे बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि ये अंक लाना, ये बिल्कुल लक्ष्य के पीछे एकदम पागल हो जाना, ये भी एक जीवन नहीं है। जीवन इससे खूबसूरत है, और सफलता असफलता दोनों ही जीवन के एक दूसरे के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर सफलता आती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारी असफलताएं हैं, बहुत सारी आपकी प्रिपरेशंस हैं, बहुत सारी आपकी मेहनत है जो सफलता की ओर लेके जाती है। तो असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, असफलता ही सफलता का एक पहली सीढ़ी है। मोबाइल वगैरह बच्चे अगर ज़्यादा चला रहे होते हैं, गार्जियन ने डांट दिया
कई बार डांटने पे काम नहीं चलता है तो एक बार स्लैप कर दिया, हल्का सा चाटा जड़ दिया, उस पर जो बच्चे नाराज हो जाते हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि माँ बाप से बेहतर समझने वाला दुनिया में और कोई नहीं है, और माँ बाप प्रथम स्कूल होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बिगड़ने देना नहीं चाहता, शायद उसमें भी बच्चे को स्लैप कर देता है। तो बच्चे को भी इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बच्चे को भी इस बात को सोचना चाहिए कि ये हमारी बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं, हमारी बेहतरी के लिए ही सोच रहे हैं। बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हर बच्चे को ये बात तब समझ में आ जाए जब वो खुद पिता बनता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और हम लोग भी उससे गुजरे हैं, उससे कि हर बात पे ही गुस्सा, हर बात पे ही हम लोग की पिटाई, हर बात पे ही जो है वो क्वेश्चन और प्रश्न। लेकिन अब समझ में आता है कि अगर वो प्रश्न ना होते, वो पिटाई ना होती, वो टोका टाकी ना होती, तो हम शायद उस पे ना पहुंच पाते, इस सक्सेस को नहीं देख पाते। आपने बहुत अच्छी बातचीत की। निश्चित तौर पर जो तमाम लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिला होगा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो दर्शकों, बच्चों, अभिभावकों, जीवन बहुत सुंदर है, और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको असफलता के बाद सफलता के मायने क्या होते हैं ये भी बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद असफल भी हुए हैं और उसी असफलता से सीखकर सफल भी हुए हैं। तो अपने बच्चों को सफलता और असफलता के बीच में न रखें, उनको जीवंतता सिखाएं, उनको जीना सिखाएं, और दोनों ही सुख और दुख दोनों ये हमारे लाइफ का एक पहलू है। इसलिए एंजॉय करें, बच्चों का बचपना रहने दें और उनकी सफलता के पीछे खुद को समर्पित करें सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और हमारा यह चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपके काम की होती है, वो सोसाइटी के काम की होती है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।